नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने शुरू के 3 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज अध्याय संख्या 4, जिसका शीर्षक है एही ठैया झुलनी हेरानी और रामा, और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। तो पहले तो इसका थोड़ा शीर्षक देख लेते हैं कि शीर्षक का अर्थ क्या होता है। उसके बाद में हम लेखक परिचय और पाठ परिचय का थोड़ा आज अध्ययन करेंगे। एही ठैया, एही मतलब इसी, ठैया मतलब स्थान, झुलनी बोलते हैं नाक की नथ, नहीं समझ सकते हो, देखो झुलनी जिस चित्र में दे रखा है, ये गौ निहारिन है एक, और इसके नाक के दोनों छिद्रों के बीच में एक नथ पहनते हैं। नाक के दोनों छिद्रों के बीच में एक नथ पहनते हैं। तो यहाँ पर एक नथ पहनते हैं दोनों बीच में, इसको बोलते हैं झुलनी। हेरानी हो रामा, तो इसका शीर्षकार्थ है कि हे राम, इसी स्थान पर मेरी नाक की नथनी खो गई है। तो ये एक शीर्षक है। गौ निहारिन एक शब्द आएगा। गौ निहारिन बोलते हैं जो निम्न किस्म की, निम्न श्रेणी का नाच गाना करने वाली औरतें, जिनका समाज में स्थान सम्माननीय नहीं है, जो नाचने गाने का अपना पेशा बनाती हैं, अपना व्यवसाय चुनती हैं, उन्हें बोलते हैं गौ निहारिन। जो नाचने गाने को अपना व्यवसाय चुनती हैं तो उन्हें बोलते हैं गौ निहारिन। तो एक गौ निहारिन की कहानी है। इसमें हम थोड़ा देश प्रेम की भावना भी देखेंगे। तो पहले हम जो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र हैं, इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का जन्म 1911 काशी में हुआ। इनकी शिक्षा काशी के हरिश्चंद्र कॉलेज और क्वींस कॉलेज एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। रुद्र जी, जिनका पूरा नाम है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, तो रुद्र जी ने स्कूल एवं विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। तो ये स्कूल में अध्यापक रहे, बाद में विश्वविद्यालय में भी ये अध्यापक रहे, प्रोफेसर रहे, और कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। बहुभाषाविद, बहुभाषाविद शब्द का अर्थ होता है कई भाषाओं के ज्ञाता, कई भाषाओं के जानकार। रुद्र जी एक साथ ही उपन्यासकार, नाटककार, गीतकार, व्यंग्यकार, पत्रकार और चित्रकार थे। यानी ये उपन्यासकार थे तो उपन्यास भी लिखते थे, नाटकों की रचना भी करते थे, गीत भी लिखते थे, व्यंग्य भी लिखे इन्होंने, और साथ में कई पत्र पत्रिकाओं में पत्रकारों का काम भी किया। इसके साथ साथ ये चित्रकार भी थे, चित्र भी बड़े अच्छे बना लेते थे, और कई भाषाओं के जानकार भी थे। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। आगे देखो, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं बहती गंगा, सुचिताच, ये उपन्यास है, ताल तलैया, गजलिका, परीक्षा पचीसी गीत, और ये व्यंग्य गीत संग्रह हैं। उनकी अनेक संपादित रचनाएं काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित की गई। ये काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी में थी, एक संगठन था जो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देता था। तो उनमें उनके द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित होती थी उसमें इनकी रचनाएं भी प्रकाशित हुई। वे सभा के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे, यानी ये काशी नागरी प्रचारणी सभा था ने, इसके प्रधानमंत्री पद पर भी वे सुशोभित रहे। सन 1970 में उनका देहांत हो गया। रुद्र जी अपनी जन्मभूमि काशी के प्रति आजीवन निष्ठावान रहे, और उनकी यही निष्ठा उनके साहित्य में भी व्यक्त हुई है। विशेषकर उनकी अनुपम कृति बहती गंगा में, यानी बहती गंगा है ये इनकी सबसे प्रसिद्ध, अनुपम यानी जिसके द्वारा दूसरी कोई न हो, इनकी कृति है बहती गंगा में। बहती गंगा को कुछ विद्वान उपन्यास मानते हैं और कुछ विद्वान उसे कहानी संग्रह भी मानते हैं। अब देखो पाठ परिचय, जो अपना शीर्षक है एही ठैया झुलनी हेरानी और रामा। तो इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा।
सन 1952 में प्रकाशित शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की अनूठी मानी जाने वाली कृति बहती गंगा, जो है ना सबसे अनूठी है, अनुपम है, उस बहती गंगा में काशी के 200 वर्षों के अविच्छिन्न जीवन प्रवाह को अनेक झांकियां हैं। अविच्छिन्न जीवन प्रवाह का मतलब होता है अविभक्त, अविच्छिन्न का मतलब होता है अविभक्त, या बोल सकते हैं अखंड, अटूट, लगातार, जो कई समय से, लंबे समय से, 200 वर्षों से जो जीवन प्रवाह की जो झांकी है, वह झांकी हमें इनके द्वारा रचित कृति बहती गंगा में देखने को मिलती है। जो बोलते हैं ना काशी की संस्कृति अलग है, तो वह काशी की संस्कृति ही हमें इनकी रचना में देखने को मिलती है। और इसमें भी एक प्रमुख झांकी वह क्या है, एही ठैया झुलनी हैरानी ओ रामा। हे राम, इसी स्थान पर मेरी झुलनी, नाक के दोनों छिद्रों के बीच पहने जाने वाला गहना खो गई है। तो इस जो शीर्षक है एही ठैया झुलनी हैरानी ओ रामा, इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें काशी की बेफिक्री, अक्खड़ बोली, बाणी का अपना एक रंग है, और इसी रंग में विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए कहानी संकलित की गई है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें काशी की जो बेफिक्री है, अक्खड़ बोली है, उसके बारे में हमें पढ़ने को, समझने को मिलेगा। एही ठैया झुलनी हैरानी और रामा में यथार्थ और आदर्श, यथार्थ मतलब वाजिब, जो उचित हो, और आदर्श दंत कथा, दंत कथा बोलते हैं जनश्रुति, जो जिसका कोई प्रमाण न हो लेकिन लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं। तो जनश्रुति, दंत कथा मतलब जनश्रुति, और इतिहास मानव मन की कमजोरियां और उदात्तताओं की अभिव्यक्ति है। उदात्तताओं का अर्थ होता है ऊंचा, महान, जो अभिव्यक्ति है वो मानव मन की कमजोरियों की भी, और मानव मन की जो ऊंचाई है, मानव मन की जो महानता है, उस दोनों की ही अभिव्यक्ति एही ठैया झुलनी हैरानी और रामा इसमें होती है। और ये सब अभिव्यक्त हुआ है अपने विशिष्ट भाषागत प्रयोग और शिल्प शैली की नवीनताओं में। ये कहानी गीत संगीत के माध्यम से एक अलग तरह की प्रेम कहानी को अंजाम देती है। तभी इस कहानी का जो सार है वो थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। क्या है, बनारस में, जिसका काशी, वाराणसी, बनारस सभी एक ही स्थान के नाम हैं, तो बनारस में 4-5 के समूह में गाने वालियों की एक परंपरा रही है, गौनिहारिन परंपरा। गौनिहारिन किसको बोलते हैं, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको कि जो गाने बजाने का पेशा करने वाली स्त्री होती है उसे बोलते हैं गौनिहारिन। तो बनारस में, काशी में एक परंपरा है कि एक 4-5 स्त्रियां एक साइड खड़ी होती हैं, सामने 4-5 दूसरा उसका प्रतिद्वंदी खड़ा होता है, और वे आपस में गा गा करके, यानी काव्य के माध्यम से एक दूसरे पर व्यंग्य करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये काव्य में एक दूसरे के सामने बैठते हैं, उन्हें बोलते हैं गौनिहारिन परंपरा। जैसे आपने सुना होगा कि कव्वाली, तो कव्वाली में भी उसी परंपरा का थोड़ा अनुसरण किया जाता है। कव्वाली में एक पक्ष कुछ बोलता है, दूसरा उसका जवाब देता है, फिर वह प्रश्न करता है, फिर जो पहला पक्ष है वो उसका जवाब देता है, उसका नया प्रश्न करता है। तो इसी प्रकार एक गौनिहारिन परंपरा भी है। इस गौनिहारिन परंपरा में एक दुलारी, एक औरत का नाम है दुलारी, उसका नाम पूरा नाम है दुलारी बाई। तो दुलारी बाई उसी परंपरा की एक कड़ी है। उसका परिचय एक संगीत कार्यक्रम में 17 वर्षीय टुन्नू से होता है। कहानी का दूसरा प्रमुख पात्र है टुन्नू, उसकी उम्र कितनी है, 17 वर्ष। तो वह उसका संगीत में प्रतिद्वंद्वी है, यानी एक पक्ष की ओर से गौनिहारिन परंपरा में एक पक्ष में दुलारी बाई गा रही है, और सामने का जो दूसरा पक्ष होता है उसमें 17 वर्षीय टुन्नू गा रहा है। तो वह उसका प्रतिद्वंदी है, यानी विपक्षी है। टुन्नू और दुलारी के बीच विकसित होता ये प्रेम गोपन, यानी गोपनीय भी है और प्रगट भी है, सबके सामने भी है, मानवीय भी है और अतिमानवीय भी है, अस्वीकृत भी है और स्वीकृत भी है, व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। व्यक्तिक
मतलब होता है व्यक्तिगत, निजी, निजी भी है और सामाजिक भी है। अपने सारे अंतर्विरोध के साथ पलता दुलारी और टुन्नू का व्यक्तिगत प्रेम का अंततः देश प्रेम में परिणत हो जाना, परिणत मतलब परिणित, बदल जाना ही इस कहानी को एक नया स्वर देता है। यानी जो टुन्नू का प्रेम है वह व्यक्तिगत प्रेम है, लेकिन वही प्रेम धीरे धीरे कहानी के साथ साथ देश प्रेम में वह बदल जाता है। लेखक ने यहाँ तथाकथित समाज की, यानी उस समय के समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत और उपेक्षित समझे जाने वाले वर्ग के अंतर्मन में व्याप्त जन्मभूमि के प्रति असीम प्रेम, विदेशी शासन के प्रति क्षोभ, क्रोध और पराधीनता के जुए को उतार फेंकने की उत्कट लालसा और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को रेखांकित किया है। अब देखो यहाँ पर बहिष्कृत और उपेक्षित किसे कहा गया है? दुलारी के लिए कहा गया है। ये कि दुलारी जो गाने बजाने का पेशा करने वाली, व्यवसाय करने वाली स्त्री है, वह समाज में उपेक्षित है। लेकिन जो समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत हैं, बाहर हैं, उपेक्षित हैं, उनके मन में भी देश के प्रति प्रेम है, देश को स्वतंत्र करने की लालसा है, इच्छा है, और जो विदेशी शासन है इसके प्रति क्रोध है। तो यही उनका देश प्रेम, विदेशी शासन के प्रति क्रोध हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। कहानी एक साथ ही कई उद्देश्यों को लेकर चलती है, जिसमें सच न छापने वाले संपादक का दोहरा चरित्र भी सामने आता है। तो कहानी के अंत में हम एक संपादक महोदय को भी देखेंगे, जो अपने समाचार पत्र में सच नहीं छाप पाता है। जब उसे पता है कि ये कहानी सच है, लेकिन अखबार में प्रकाशित नहीं करता है, क्योंकि अखबार में प्रकाशित करने से अंग्रेजी सरकार उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है, उसके समाचार पत्र को भी जब्त कर सकती है, उसे जेल में डाला जा सकता है। इसलिए वह अपने जो देश प्रेम है उस देश प्रेम को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है संपादक महोदय। जबकि इसके विपरीत जो समाज में बहिष्कृत हैं, उपेक्षित हैं, निम्न वर्ग के समझाते हैं, जिनमें गौनिहारिन भी आती हैं, तो वह अपना देश प्रेम खुल करके और इस कहानी में प्रकट करती है। तो ये एक छोटी शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की कहानी है, जो उनके बहती गंगा उपन्यास संग्रह है उसमें से ली गई है। तो कल से इस कहानी का अध्ययन शुरू करेंगे। आज हमने थोड़ा लेखक परिचय और इस कहानी का पाठ परिचय पढ़ लिया है। आगे का अध्ययन, इस कहानी का अध्ययन हम कल से शुरू करेंगे। धन्यवाद।